तो लास्ट क्लास हम लोगों की देखो जो हुई थी उसमें बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे कि जो प्लांट्स या फिर मैं ये कहूँ फील्ड में आप जो क्रॉप उगाते हो उस पर्टिकुलर क्रॉप को आप किस तरीके से बड़ा करते हो या फिर उसके बड़े करने में उसके फल आने तक, ठीक है, उसके पूरी तरीके से अच्छे से पक जाने तक कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। जब आप उन्हें फॉलो करते हो तब जाके वो क्रॉप आपकी फील्ड में लहराते हुए आता है। राइट, इस पे डिस्कशन चल रहा था तो जिसमें हम लोगों ने इरिगेशन कैसे करते हैं, इरिगेशन का पानी कहाँ से आता है, सॉइल आप कैसे यूज़ करते हो, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हो, सीड्स के बारे में डिस्कशन, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोगों का हो चुका है ना। उन्हें कीड़े मकोड़े से, वीड से कैसे बचाते हो। अब एक्चुअली हुआ ये कि अब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है, ऑल प्रोसेसेस आर डन, ठीक है, ऑल थिंग्स आर डन। अब नाउ जो आप लोगों के पास फाइनल कॉल आया है वो बेसिकली ये आया है कि भैया चलो अब हम लोग अपने उगाए हुए क्रॉप को काटेंगे और काटने के बाद उसको मार्केट में बेचेंगे और उससे पैसा आप कमाएंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि हम खुद यूज़ करेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है। तो जो क्रॉप फुली ग्रोन हो जाता है, ठीक है, जब मतलब क्रॉप आपका कंप्लीटली डेवलप हो जाता है कि हाँ इसके अंदर जो फ्रूट है वो लग चुका है, ये अब पूरी तरीके से डेवलप्ड है, तो बेसिकली आप क्रॉप्स को क्या करते हो व्हेन डेवलप्ड, ठीक है, जब वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो जाते हैं तो डेवलप्ड होने के बाद आप उन्हें क्या करते हो, काट लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गेहूं की खेती की है तो आप गेहूं की खेती को काटोगे, है ना, चावल को काटोगे। लेकिन अगर आपने मान लेते हैं आलू की खेती की है, लेट से आप आलू, अदरक, मूली, गाजर, है ना, गन्ना, अगर आप ये सब उगा रहे हो तो जैसा कि तुम जानते हो कि ये सब रूट फ्रूट्स मतलब रूट वेजिटेबल्स है ना। आलू जो होता है वो क्या है, वो एक रूट है जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। गाजर, मूली, ये सब क्या है, रूट्स हैं जो बाद में किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। अब आप उनके प्लांट को काट के आपको क्या मिलेगा, आपको तो वो पूरा का पूरा प्लांट उखाड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी रूट्स आएंगी बाहर, राइट, तभी तो उसके अंदर से आलू मिलेगा तुमको। तो एक्चुअली में जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को कट कर देते हैं या पुल्ड कर आउट कर लेते हैं, जब वो कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, तो एक्चुअली में उसकी डेवलपमेंट के बाद जो ये प्रोसेस की जाती है, इस एंटायर प्रोसेस को कहा जाता है आप लोगों का हार्वेस्टिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। वो देखो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा, हो सकता है किसी क्रॉप को पकने में 3 महीना लग रहा हो, किसी क्रॉप को पकने में हो सकता है 6 महीना लग रहा हो। तो वो हार्वेस्टिंग उस पर डिपेंड करेगी कि 3 महीने बाद फसल काटनी है या फिर 4 महीने बाद फसल काटनी है। तो इनडायरेक्टली जो भी आपने उस पर्टिकुलर फील्ड पे जो फसल उगाई है, उस उगाई हुई फसल को काटना इज़ बेसिकली नोन एज हार्वेस्टिंग। तुम अगर ये कहोगे कि मैं इस पर्टिकुलर क्रॉप को काट रहा हूँ उसके कंप्लीटली डेवलप हो जाने के बाद, तो उसे कहेंगे हम लोग हार्वेस्टिंग। जैसे ये पर्टिकुलर इमेज तुम देख सकते हो, कुछ किसान लोग इस पर्टिकुलर क्रॉप को ज़मीन से उखाड़ रहे हैं, है ना, ऐसा हाथ रख रहे हैं ज़मीन में और उसको उखाड़ रहे हैं, कि ज़मीन से काट काट के या उखाड़ रहे हो, या फिर बेसिकली कहो कि उनके पास सिकल है, उस सिकल होता है ना एक ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, है ना, इससे वो उस पर्टिकुलर को काट रहे हैं और जमा कर रहे हैं एक जगह। तो ये जो प्रोसेस होती है फसल काटना, पहली बात तो ये की कब जाती है, जब क्रॉप कंप्लीटली क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये जो हार्वेस्टिंग वाली प्रोसेस होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप लोगों की जो ये फसल काटने वाली जो ये प्रोसेस होती है, ये बेसिकली कैसे होती है बताओ, कैसे की जा सकती है। 2 तरीके हैं करने के, या तो आप मैन्युअली इस काम को करो, मैन्युअली मतलब जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि इसमें पर्सन्स लोग इन्वॉल्व हैं और वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं बोलो, सिकल को यूज़ कर रहे हैं,
है ना, और उस सिकल की मदद से या फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हाथों से यूज़ होता है, ठीक है, हाथ जिसमें हमको भी लगना पड़ता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो लोग क्या कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, या फिर एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि मशीन खरीद के ले आओ, और जब आप मशीन खरीद के ले आते हो, उस पर्टिकुलर मशीन का नाम होता है हार्वेस्टर। दो तरीके होते हैं, या तो मैन्युअली हाथ से कर लो, या फिर आप क्या कर लो, एक मशीन खरीद कर ले आओ और उस मशीन को यूज़ करो, जिस पर्टिकुलर मशीन को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। उस मशीन को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर। आप उसके वाया कर लो, ख़त्म हो गई कहानी। अब पता है इंडिया के अलग अलग कोनों में, यानी कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, जब कोई भी किसान अपनी फसल को पहली बार काटता है, मतलब जब उसकी 3 या 4 महीने की जो मेहनत है, जितनी मेहनत से उन्होंने सॉइल को प्रिपेयर किया, उस पर्टिकुलर सॉइल को उन्होंने सीड डाला, पानी दिया, खाद दिया, इंसेक्ट से बचाया, वीड से प्रोटेक्ट किया, है ना, सब कुछ किया लाइक अ बेबी। तो बाद में जब उनकी वो फील्ड ग्रो हो जाती है, उनका जो क्रॉप डेवलप्ड हो जाता है, जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, तो एक्चुअली में वो अपने एफर्ट्स को जो उन्होंने इतने महीनों तक डाले, तो वो इसको इंजॉय करते हैं, गॉड को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने उनकी इस पर्टिकुलर फसल को इस 4 महीने कोई नुकसान होने नहीं दिया, और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को सेलिब्रेट। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो आपको हार्वेस्टिंग की जो सेलिब्रेशन है, ठीक है, जैसे अगर आप पंजाब में हैं लेट्स से, तो हार्वेस्टिंग की जो सेलिब्रेशन है वो किस टर्म में की जाती है, वो बैसाखी के टर्म्स में की जाती है ना। पंजाबी लोग या हरियाणवी लोग जो भी हैं, नॉर्थ इंडिया बेसिकली, वो बैसाखी को सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, कई ऐसी फसलें होती हैं जो दिवाली के वक्त कटती हैं, जैसे यूजुअली गन्ने की फसल दिवाली के वक्त कटती है ना, दिवाली के वक्त कट जाती है, या फिर वॉटेवर। तो दिवाली के वक्त भी कुछ फसल कटती है। वैसे तो दिवाली राम भगवान के रिटर्न के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट दिवाली को एक ऑस्पिशियस ओकेशन मानते हुए कई किसान उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में लोग इसको पोंगल, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप थोड़ा आसाम वगैरह यानी कि ईस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा बिहू, इस फेस्टिवल के नाम पर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं एज देयर विक्ट्री। अगर मान लेते हैं तुम किसी पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत टॉप कर लिए हो, तो तुम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करोगे कि अरे देखो करके मैं तो टॉप कर लिया हूँ करके। ये बस ये उनके सेलिब्रेट करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, सो वी आर डन। ओके, तो फसल को हार्वेस्ट किया गया, फसल को काटा गया। अब बात आती है, क्या सेम टू सेम वही फसल उठा के मार्केट में बेच दी जाती है क्या? नहीं, वही सेम टू सेम फसल उठाकर मार्केट में नहीं बेची जाती। अब देखो, जैसे कि आपने या फिर लड़के को देखो, ये क्या कर रहा है, ये उस पर्टिकुलर फसल को, उस क्रॉप को निकाल रहा है। अब ये क्रॉप आपका दिखता कैसा है? ये क्रॉप शायद इस तरीके का दिखता है, ऐसी डंडी, डंडी के बाद यहाँ पे ऐसे 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 दाने होंगे। ठीक है, ये दाने होंगे, दाने इसके अंदर क्लोज होंगे। जैसे आप अखरोट खाते हो लेट्स से, तो अखरोट आपको डायरेक्टली थोड़ी ना मिल जाता है, आपको अखरोट को फोड़ना पड़ता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो आप लोगों का ग्रेन है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उस ग्रेन को फोड़ना पड़ता है, उसके अंदर से ग्रेन निकलता है। ग्रेन अंदर क्या होता है? स्टोर्ड होता है। ग्रेन अंदर क्या होता है? स्टोर्ड होता है। ठीक है, ग्रेन कैसा होता है? अंदर स्टोर्ड होता है। जैसे कि ये आउटर पार्ट, और इस आउटर पार्ट के अंदर में आपका गेहूं का दाना, चावल का दाना, तांदुल यानी कि दाल का दाना, व्हाटएवर, वो कोई भी चीज़ इसके अंदर स्टोर्ड रहती है। ठीक है, उसके अंदर क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है। अच्छा, तो ऐसे केस में ये जो आउटर कवरिंग होती है ना, इस आउटर कवरिंग को हम लोग इंग्लिश भाषा में, ठीक है, कहते हैं चाफ। इस पर्टिकुलर कवरिंग को क्या कहते हैं? चाफ। और इसके अंदर में ये जो भी मटेरियल है, यही मार्केट में आता है और इसी को बेचा जाता है। दाल के बोरी या चावल की बोरी, गेहूं की बोरी, तो इसे कहा जाता है सीड। अब मैं इसको ग्रेन नहीं कह रही हूँ, ठीक है, इसको मैं ग्रेन नहीं कह रही हूँ, इसको मैं कह रही हूँ सीड। अब देखो, खुद मार्केट में जब तुम खरीदने जाते हो ये पर्टिकुलर चावल या पर्टिकुलर गेहूँ,
तो तुम्हें सीड मिलता है कि तुम्हें चाफ प्लस सीड मिलता है? तो तुम्हें शायद याद आ रहा होगा कि जब मार्केट में हम खरीदने जाते हैं तो हमें सिर्फ सीड मिलता है। यानी कि अब आपने जो फसल काट ली, उस फसल काटी हुई फसल के अंदर से आपको बेसिकली चाफ को क्या करना है, रिमूव करना है। उसकी जो आउटर कवरिंग है, जैसे बादाम खा रहे हो, बादाम का छिलका होता है, उसे बेसिकली नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है वो। उसके अंदर आई थिंक टैनिन शायद एक केमिकल होता है जो कि अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो वैसे ही ये जो चाफ है, इस चाफ को हम लोग को बेसिकली रिमूव करना है। वी ओनली वांट सीड, ठीक है। हमको क्या चाहिए? वी ओनली वांट सीड। हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सीड होना। तो प्लांट को उखाड़ कर तुम लेकर आ गए हो, उसके बाद अब उसके बॉडी के पास से वो जो चाफ है आप उसको हटाओ। तो ये जो चाफ को जो रिमूव करने वाला प्रोसेस होता है ना, दैट चाफ को रिमूव करने वाला प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का थ्रेशिंग। तो यानी कि हार्वेस्टिंग हो गई, काट लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आती है दैट इज नोन एज थ्रेशिंग। द थ्रेशिंग इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्या होती है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब ये होता है कि मैडम जो भी आपका चाफ है, उस चाफ के पास से आपको सीड अलग करना है, ग्रेन अलग करना है। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ आप लोगों का, जब आप उसको निकाल के लाते हो तो इस तरीके का दिखता है वो, बराबर इस तरीके का दिखता है। अच्छा है ना। तो अब इसको कैसे निकालें? क्या मैडम एक एक इंसान इतनी सारी फसल के अंदर से एक एक दाने को निकालेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग इसके लिए मशीन्स यूज़ करते हैं। अब देखो पुराने ज़माने में तो खैर मशीन्स वगैरह बहुत ही कम हुई होती थी, है ना। तो मशीन्स के नाम पे उन लोगों के पास कुछ टेक्निक्स थी, वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करते थे। या फिर जिनके पास अभी बहुत पैसा है या फिर जिनकी खेती बहुत ज़्यादा है, वो लोग मशीन यूज़ करते हैं, राइट। बट जो पुराने ज़माने के किसान थे, जिनके पास खेती लेट से कम है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है उस मशीन को लेने का, वो एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। मशीन दोनों ही है, बट जो दूसरी मशीन है वो थोड़ी सिंपल सी है, सस्ती सी है। और जो पहली मशीन है, बड़े किसान या फिर आप ये कहो कि जो बहुत ही डेवलप्ड देश के किसान हैं, लाइक अमेरिका वगैरह के, वहाँ के किसान वगैरह इस टाइप की मशीन यूज़ करते हैं। इस मशीन को कहा जाता है कंबाइन, ठीक है। इस मशीन को क्या कहा जाता है? कंबाइन। कंबाइन क्यों कह रहे हो मैडम? वो इसीलिए कह रहे हैं कि एक ऐसी मशीन आपने बनाई जिसमें यह हार्वेस्टर का भी काम करती है प्लस ये थ्रेशर का भी काम करती है, दोनों काम मिलकर करती है। ऐसा नहीं है कि हार्वेस्टर के लिए एक अलग मशीन, थ्रेशर के लिए एक अलग मशीन, ये दोनों काम करती है, ठीक है। लेकिन जिन किसानों के पास कम फील्ड है, कम अनाज है, तो इतनी बड़ी मशीन लेके क्या करेंगे? तो वो लोग जो बहुत ही पुरातन मेथड बेसिकली वो जो यूज़ करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं उस मेथड को विनोइंग। वो कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? विनोइंग। आप जब छोटे बच्चे थे तब आपने इस विनोइंग नामक मेथड को सुना होगा। इवन इस मेथड को आप अपने घर में भी देखते हो। ऐसा नहीं कि विनोइंग मेथड आपने कोई पहली बार सुने हो, पहली बार देख रहे हो, या आप वहाँ पे भी बचपन में भी आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को देखा है, पर्टिकुलर चीज़ को सुना है। जैसे क्या होता है, कई लोगों के घर में आटा का जो बोरा है वो नहीं लाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं? गेहूँ खरीदते हैं, है ना। गेहूँ को वो लोग क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से छानते हैं, बराबर। और छानने के बाद वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उसको जाकर मार्केट में फिर पिसाते हैं और देन वो लोग आटा यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, ऐसे जो लोग हैं जिनके घर में गेहूँ आता है या कोई भी दूसरा ग्रेन आता है, यूजुअली गेहूँ की बात कर रही हूँ मैं, तो वो लेडीज़ या जेंट्स या जो भी इंसान इस काम के लिए डिप्यूटेड रहता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पहले उस चीज़ को साफ़ करना, गेहूँ को एक बार साफ़ करना, उसको बीनना, उसको चुनना। तो एक्चुअली इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं विनोइंग। अब देखो मैं घर के लेवल पर विनोइंग कैसे होती है मैं तुमको वो दिखाती हूँ। तुम सभी लोगों ने ये विनोइंग अपने अपने घरों में देखी है। इसको देखो हिंदी भाषा में कहा जाता है सूपा, ठीक है। इसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? सूपा। देखो
मेरे घर में तो खैर ये ना इस तरीके के लकड़ी के क्या होते हैं, लकड़ी नहीं कहना चाहिए, बांस, ठीक है, बाम्बू, इसके पतले पतले ऐसे सूपे होते हैं, उसके ऊपर अपन ऐसे ग्रेन को रखते हैं और इसको ऐसे उछालते हैं, राइट। तो जो हवा होती है, हवा की वजह से जो डस्ट होता है, यानी कि मैं चाफ की बात कर रही हूँ, चाफ उड़कर अलग साइड चला जाता है और जो गेहूँ होता है वो इस तरीके यहाँ कलेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार विनोइंग करने से आप लोगों का सारा गेहूँ क्लीन हो जाता है, आपको बहुत बार विनोइंग करनी पड़ती है। तो ये घरों में यूज़ होने वाली मेथड है, इसको फार्मर्स भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग यूज़ करते हैं, फार्मर्स नहीं करते हैं, फार्मर्स भी करते हैं। जैसे ये एक मेथड है, ये एक इमेज है, देखो एक पर्सन एक सर्टेन हाइट पर जाके खड़ा हो जाता है। कहाँ गया भाई इमेज, कहाँ गई? खैर इसमें इमेज दिख नहीं रही है मुझे, खैर ऐसे ही देख लो। एक पर्सन एक सर्टेन हाइट पे जाके खड़ा हो जाता है, उस हाइट से वो फेंकता है, तो जो चाफ होती है वो बेसिकली एक हल्का फुल्का सा एक छिलका है, तो हवा की वजह से कहीं और चला जाता है और गेहूँ प्रॉपरली नीचे गिरने लगता है। दिस इज एन एग्जाम्पल और अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, विनोइंग। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग की जाती है और विनोइंग के बाद आप अपने उस पर्टिकुलर सीड को सेल कर सकते हो कि चलो भैया अब चलते हैं मार्केट में, इसको जाकर हम लोग क्या करके आ जाते हैं, बेच कर आ जाते हैं। चलो, तो इनडायरेक्टली क्रॉप के फुल्ली ग्रोन होने के बाद टोटल 2-3 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है बोलो हार्वेस्टिंग, दूसरा होता है थ्रेशिंग और तीसरा होता है विनोइंग। अब कैसा है, अगर मान के चलो तुम खुद किसान हो, तुमने एक पर्टिकुलर कोई क्रॉप ग्रो किया, तुम्हारे पास एक खरीदार खड़ा है कि हाँ चलो मैं तुम्हारा इतना क्रॉप जो तुमने उगोया है मैं खरीद लेता हूँ, तो तुम क्या करोगे, भेज दोगे, हाँ भैया ले जा करके, मेरे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार कैसा होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप उस पर्टिकुलर क्रॉप को, ठीक है, नहीं खरीद पा रहे हो या जल्दी नहीं बेच पा रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर क्रॉप को स्टोर करके रखना पड़ता है ना। यानी कि चौथी एक और स्टेप होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज। उस पर्टिकुलर क्रॉप को आपको क्या करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज। या तो किसान उतनी बड़ी फसल को अपने ही घर में, ठीक है, बराबर अपने ही घर में क्या करे, कोई एक गोडाउन सा बना ले, है ना, और उसके अलावा क्या करे, वो अपने ही घर में उस पर्टिकुलर, है ना, क्या करे बताओ आप लोगों का, उसको स्टोर कर ले, ये भी एक तरीका है। बट कई बार इतनी बड़ी क्वांटिटी में उस फसल को स्टोर कर पाना घर के अंदर पॉसिबल नहीं होता। पता चले आपने बाहर खेतों में छोड़ दिया, बारिश आई, बारिश की वजह से पूरा अनाज बर्बाद। यानी कि वाई स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, वाई स्टोरेज, स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट काम है। रीज़न, अगर आपने इसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, तो अगर या गलत जगह पे स्टोर कर दिया, तो रेन, बारिश की वजह से ख़राब हो सकता है ना। मॉइस्चर जो रहता है, भले ही बारिश हुई हो या नहीं हुई हो, जैसे अगर मान लेते घर में नमक है, जो नमक का पॉट सॉसर होता है जिसमें अपन नमक की डिब्बी में यूजुअली डाइनिंग टेबल पर नमक भर के रखते हैं कि खाना खाते वक्त अगर किसी को कम नमक लगा तो उसको वो खोले और नमक डाल ले। अब तुमने उसको बंद करना भूल गए, जाके देखना 2 दिन बाद वो नमक देखना अंदर से कैसा हो जाता है, पूरा गठले गठले बन जाते हैं। वैसे ही घर में डिटर्जेंट पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर को अगर तुम प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे तो डिटर्जेंट पाउडर के साथ भी वैसे ही होता है, तो मॉइस्चर से भी आपका क्रॉप खराब हो सकता है। इसके अलावा कई बार घुन लग जाता है, घुन आई थिंक सबको पता होगा, हिंदी में घुन कहते हैं, मतलब एक ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, है ना, वो ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं अनाज में। कई लोग उसमें अपने अनाज में कुछ दवाइयाँ डालते हैं, कई लोग नीम की पत्तियाँ डालते हैं कि कीड़े नहीं आएंगे, कई बार चूहे खा जाते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, अगर आप क्रॉप को प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने पेस्ट से, फंगस से, बैक्टीरिया से, किसी भी चीज़ से बचाने के लिए आपको झेलना पड़ेगा। तो अब मैं इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कैसे करूं। अच्छा, मैंने देखो एक विनोइंग की नीचे इमेज भी डाली हुई थी
कि ज़ोर ज़ोर से उसको पटकते हैं, ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं ताकि चाफ थोड़ी सी लूज़ हो जाए और फिर जब आप उसको विनोइंग करें तब आसान हो। खैर इस इमेज की मुझे नीड नहीं है, मैं डिलीट कर देती हूँ। अब ये वाली सारी जितनी भी या इसके जैसी जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हमको चाहिए, बोलो क्या, हमको चाहिए प्रोटेक्शन, कि हमें प्रोटेक्ट करो। अब आप इससे प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? अब देखो, अगर आपको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है तो जैसे कि मैंने बताया, कई लोग पता है क्या करते हैं, गोलियां आती हैं, केमिकल्स होते हैं कि उसको डाल दो, उसकी स्मेल की वजह से, ठीक है, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट बेसिकली नहीं आते, है ना। गोलियां आती हैं मार्केट में, लोग डालते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर की होती है, बहुत गंदी बदबू होती है उसके अंदर से, ब्राउन या ग्रे कलर की होती है, केमिकल्स होते हैं, वो डालो, है ना। केमिकल्स गोली, अब केमिकल्स गोली कैसे लिखना अच्छा ही लगेगा, केमिकल्स आते हैं वो डालो। या फिर बेस्ट है जो मेरे घर में इस्तेमाल होता है, ड्राइड नीम लीव्स। आपकी जो कड़ू नीम होती है, कड़ू नीम मतलब कड़वी नीम, एक होती है मीठी नीम, ढोकला इडली सांभर जब बनता है तो उसका तड़का लगाते हैं नीम कड़ू कड़ी के पत्ते का, वो वाली नीम। जो कड़वी नीम होती है उसके बड़े बड़े डालियाँ तोड़ के लाई जाए, उन डालियों को सुखाया जाए और जहाँ भी आप धान्य को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे इनको भी डाल दो। एक्चुअली नीम, तुलसी, हल्दी, है ना, चंदन, ये सब हमारे और भी बहुत सारे हैं, हमारे इंडिया के बहुमूल्य हर्ब्स हैं, या फिर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड के बहुमूल्य हर्ब्स हैं। ये वो हर्ब्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से, स्किन या हर चीज़ में, देखो ये उपयोगी है, हर चीज़ में ये उपयोगी है, हर चीज़ में उपयोगी है। आप इन्हें डाल लीजिए, है ना। अच्छा, ये एक तरीका हो गया कि इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो ये आप एक तरीका कर लीजिए, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, है ना। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अगर आपको उनको रैट्स से बचाना है तो देखो, अगर तुम धान्य को खुला छोड़ दोगे तो चूहा आके खाएगा। हम क्या करते हैं, डब्बों में रखते हैं। अच्छा, कई लोगों का डाउट ऐसा होगा, मैडम जो बोरियां होती हैं उन बोरियों में भी तो चूहे छेद कर सकते हैं। तो बिल्कुल भैया, बोरियों में भी चूहे छेद कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, जो बोरियां होती हैं, है ना, वो जूट की बनी हुई होती हैं, या फिर जो घर होते हैं, घरों में बड़े बड़े लोहे के ड्रम होते हैं, खैर उनमें तो चूहा नहीं घुस पाएगा। मेटालिक ड्रम्स होते हैं, जब हमारी दादी, मतलब जब मैं छोटी छोटी थी, मेरी दादी के पास बहुत बड़े बड़े ड्रम्स थे, वो धान्य को स्टोर करने के लिए रखती थी, बहुत बड़े बड़े, मतलब गेहूं का अलग, साल भर का गेहूं चावल दाल वो बेसिकली स्टोर करती थी। ऐसा तो सोचो, साल भर का स्टोर करने के लिए वो कितना सारा बड़ा होगा उनका, उनके स्टोरेज रूम में आपको ये सब देखने को मिलेगा, है ना। मेटालिक आप बीन्स यूज़ कर सकते हो, बीन्स मतलब वही बड़े बड़े ड्रम्स टाइप की चीज़ें, ठीक है, ऐसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कैसा होता है, इतनी बड़ी जगह भी तो होनी चाहिए मैडम जहाँ पे हम ये सब रख सकें। हमारा घर है छोटा सा, इतने बड़े ड्रम को हम कहाँ रखेंगे। इससे बढ़िया है कि एक एक महीने का राशन लाओ, एक एक महीने खाओ, राशन ख़त्म हो जाए फिर राशन लेकर आओ। सही बात है यार, इतना बड़ा हम कहाँ स्टोर करेंगे। तो एक्चुअल में ठीक है, कई बार गवर्नमेंट भी ऐसे स्टोरेज सेंटर्स बनाती है जहाँ पर आप इनको स्टोर कर सकते हो, इनका, सब्जियों का वगैरह वगैरह, ठीक है। बट फिर भी एक इंसान को पर्सनल लेवल पे खुद की ये तैयारी करनी पड़ती है। तो ये पूरी बातचीत हो गई, देखो किसके बारे में, क्रॉप्स के बारे में। अब इस पूरे प्रोडक्शन में या इस पूरे चैप्टर में बेसिकली तुमने जो चीज़ पढ़ी ना, वो क्या पढ़ी, सब्जियों को उगाना, खेती करना, कैसे करना, क्या करना ताकि बेस्ट मिले, क्या नहीं करना ताकि अच्छा ना हो। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। ये इस पढ़ाई के साथ, इस आखिरी टॉपिक के साथ अब हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फूड, कि मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हमारे दोस्त हैं कि भैया दुश्मन है, ये हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में आप बेसिकली अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि हमारे ज़िंदगी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं, किसका क्या रोल है, कहीं कोई क्या, कहीं कोई क्या, इस तरीके से हमें पता चलने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वाले चैप्टर को आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं।